नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप सभी का स्वागत है डी कोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये हमारी जो वीडियो है ये मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन के कंटिन्यूएशन में ही है। ये वही सीरीज़ चल रही है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में अप टू 1909 के एक्ट तक पढ़ा था। 1909 के एक्ट तक पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट और किस तरीके से अंग्रेज जो है वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज़ के साथ इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे ऑफिशियली थ्रू एन एक्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अभी तक हम लोगों ने और एक चीज़ जानी है और वो है, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ तो वो है एक जो ग्रुप है जिसका नाम हम लोगों ने देखा मॉडरेट। ये मॉडरेट्स दोस्तों वो थे जो नरमपंथी के लोग थे, जिनके बारे में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा करी है। ये वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स में यकीन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स में यकीन करते हैं, जो भी ये प्रदर्शन करेंगे विद इन द लिमिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं और ये ओपनली बॉयकॉट करना, सामने आकर के क्रिटिसाइज करना, दे इवन ब्रेक लॉज, ये वाला ग्रुप। अब आप लोगों के सामने दोस्तों एक और एस्पेक्ट खुलने वाला है इस वीडियो में, जिसको हम लोग कहते हैं रेवोल्यूशनरी। अब अंग्रेज इनको कहते थे रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट्स। हम ये शब्द इनके साथ नहीं ऐड करेंगे आउट ऑफ रिस्पेक्ट। ये वो लोग हैं दोस्तों जिनके अंदर हमें दो ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो एक्सट्रीमिज्म और मॉडरेट्स अलग है। नंबर वन, दे बिलीव इन इंडिविजुअल सैक्रिफाइसेस। नंबर टू, दे बिलीव इन मासेस। ठीक है दोस्तों, अब हमको समझना पड़ेगा कि अगर हमने कहा है मॉडरेट्स जो हैं वो 1885 से लेकर के 1905 तक थे, अगर हमने कहा है एक्सट्रीमिज्म जो है वो 1905 ऑनवर्ड्स शुरू हो गए हैं, तो रिवोल्यूशनरी का टाइम फ्रेम क्या है? इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक और सेपरेट से लिखते हैं कि जो रेवोल्यूशनरी हैं, हमारे रेवोल्यूशनरी हैं, इनका एक्चुअली में भारत के इतिहास में दो फेजेज में है। पहला फेज जो है दोस्तों वो 1900s में है, अर्ली 1900s। और दोस्तों जो दूसरा फेज है वो है 1920s ऑनवर्ड्स। दोस्तों 1900 में जो पूरा फोकस है, वो पूरा फोकस, मेन फोकस जो है वो बंगाल में है। और यहां पे जो पूरा फोकस है दोस्तों वो आपका पंजाब में है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम लोग को आज़ादी मिली 1947 में, तो यही वो दो स्टेट्स हैं या यही वो जो दो प्रोविंसेस हैं जिनको पार्टीशन किया गया। बंगाल वॉज पार्टीशनड एंड सो was पंजाब। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों यहां पे क्या लिखा हुआ है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, उनकी इमरजेंस के पीछे का वजह क्या है। अभी तक हम लोगों को पता है दोस्तों कि स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट एकदम फेलियर नहीं हुआ है, उसकी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है, बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। लेकिन 1905 के बाद और 1908 तक आते आते ये मूवमेंट जो है, स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट जो है वो ठंडा पड़ गया था, ये हमें पता है। लेकिन दोस्तों जो हमारे कंट्री की यूथ है उसके अंदर बहुत एनर्जी थी, ठीक है, और ऐसा कोई मेजर प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था जहां वो अपनी एनर्जी को डायरेक्ट कर सके। तो पहले समझते हैं कि क्या क्या रीजंस रहे हैं इमर्जेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के। नंबर वन, यंगर एलिमेंट्स वर नॉट रेडी टू रिट्रीट। वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हम पीछे हट जाएं, स्पेशली आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द ओपन फेज। जब ओपनली बातचीत हो रही है, जब ओपनली लड़ाई हो रही है, तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम पीछे हट जाएं। ये कम उम्र का जो जोश है वो उसके बारे में बात कर रहा है। दूसरा, लीडरशिप्स फेलियर, एक मेजर फेलियर रहा है जो टैप नहीं कर पाए रेवोल्यूशनरी एनर्जीज को ऑफ द यूथ, जो टैप नहीं कर पाए कि किस तरीके से एनर्जी को यूज किया जाए टू काउंटर गवर्नमेंट रिप्रेशन। ऊपर से गवर्नमेंट रिप्रेशन इतनी खतरनाक थी कि कोई स्पेस ही नहीं बचा हुआ था कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें। तो जब कोई स्पेस ही नहीं बचा हुआ है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें, तो आप क्या करेंगे? आपको अल्टीमेटली हथियार उठाना ही पड़ेगा। आगे देखिए, आइडियोलॉजी क्या है, क्यों इनको टेररिस्ट बोला जाता था, क्यों अंग्रेज इनको टेररिस्ट बोलते थे? क्योंकि दे बिलीव्ड, द रेवोल्यूशनरीज दे बिलीव्ड कि हमें असैसिनेट करना है उन ऑफिशियल्स का जो अनपॉपुलर हैं, हमें उनके दिमाग में टेरर स्ट्राइक करवाना है, हमें उनके मन में डर बैठाना है। एक यही तरीका है जिससे जो अंग्रेज को जो है हम भगा सकें। अंग्रेज को भगाने के लिए फोर्स की जरूरत है, हीरोइक एक्शंस की जरूरत है, सैक्रिफाइसेस की जरूरत है। कुछ ऐसा जैसा कि आयरलैंड के नेशनल मूवमेंट में हुआ, कुछ ऐसा जैसे रशियन निहिलिस्ट मूवमेंट्स में हुआ। और ये सारे के सारे मूवमेंट जो वो मास बेस्ड थे। अगर आज कोई भी, भगवान ना करे, अगर कोई भी आज भारत में कोई दिक्कत होती है, तो हमारे 135 करोड़ भाई बहन एक साथ खड़े होकर चिल्ला दें, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को रेवोल्यूशनरीज जो हैं, उस स्ट्रेंथ को, मासेस की उस स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि अगर सब एक साथ मिलकर बोलने लगे तो अंग्रेज के दिल में डर बैठ जाएगा, वो टिक नहीं सकते। तो जैसा कि मैंने कहा कि 1909 से जो शुरुआती तौर है वो बंगाल में बहुत ज़्यादा दिखाई दी थी, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके जान लेते हैं कि 1902 में जो बंगाल की सबसे पहली रेवोल्यूशनरी ग्रुप बनी, वो बनी मेदिनीपुर में। मेदिनीपुर कलकत्ता
इन दोनों जगह पे बनी, और मेदिनीपुर जो है वो बंगाल का सदर्न पार्ट है, मतलब समुद्र के पास है। ग्रुप का नाम है अनुशीलन समिति, एमसीक्यू में पूछ सकता है। इसके अलावा 1906 में जुगांतर बोलकर एक वीकली स्टार्ट किया गया रेवोल्यूशनरीज के द्वारा, जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस। 1905 और 1906 में बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स निकले जो एडवोकेट करते थे रेवोल्यूशनरी टेररिज्म को, जो जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे कि क्यों रेवोल्यूशनरीज ने हथियार उठाए, क्यों रेवोल्यूशनरीज बिलीव करते हैं कि हमें ऐसा सीन करना चाहिए। उसके अलावा 1907 में एक अटेम्प्ट लिया गया किसके ऊपर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर ऑफ ईस्ट बंगाल एंड आसाम। ईस्ट बंगाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे और आसाम के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे, इनके ऊपर जानलेवा अटैक किया गया, या अटैक करने के लिए अटेम्प्ट किया गया, क्योंकि ये दोनों मोस्ट अनपॉपुलर ऑफिशियल्स थे उस समय के। 1908 में भी ऐसी एक प्रचेष्टा की गई, लेकिन इसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस बंगाल के जो थे, इन्होंने मुजफ्फरपुर मजिस्ट्रेट को मारने की कोशिश करी। उन्होंने बम भी मारा, लेकिन देखा गया कि उसके अंदर कोई और था। तो कुछ एक ब्रिटिश वुमेन जो हैं वो लेडी वो मर गई, लेकिन वो मजिस्ट्रेट साहब किंग्सफोर्ड वो बच गए, वो थे ही नहीं वहाँ। जब ये पता चला तो प्रफुल्ल चाकी को अरेस्ट जब करने वाली सिचुएशन आई तो ही कमिटेड सुसाइड एंड खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया एंड ही वाज हैंग्ड लेटर ऑन। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, इसके अंदर अरविंद घोष को, बारिंद्र घोष को और उनके साथ कुछ और अन्य एक्सट्रीमिस्ट या उनके साथ कुछ और अन्य रेवोल्यूशनरीज को अरेस्ट कर लिया गया। 1908 में बड़ा डिकॉइटी या बुर्रा डिकॉइटी ये करी गई, कहां पे करी गई, ढाका में करी गई, ढाका के अनुशीलन ग्रुप ने करी। 1912 में बॉम्ब्स फेंके गए वाइसरॉय हार्डिनेज के ऊपर बाय रासबिहारी बोस एंड सचिन सान्याल। ये दो ऐसे खतरनाक बहरूपीय थे, इनको कभी पकड़े नहीं गए। नाम प्लीज याद रखिएगा, एमसीक्यू में बहुत बार पूछता है। और रासबिहारी बोस वो हैं जो अल्टीमेटली आईएनए के फॉर्मेशन में बहुत 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 इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे, और ये वही है जो अल्टीमेटली सुभाष चंद्र बोस को आईएनए की जिम्मेदारी दे देंगे लेटर ऑन। न्यूज़पेपर जो लोग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को प्रमोट करते थे, जैसे मैंने एक बार कहा जुगांतर, इसके अलावा जैसे संध्या, ये सब पे एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, सब पे एमसीक्यू बन सकता है। जतिन दास ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्लॉट बनाई थी जिसका नाम था जर्मन प्लॉट। वो समहाउ फेल हो गया। हम में भी वासुदेव बलवंत फाड़के ये अपने रामोसी पीजन फोर्सेस को यूज कर रहे थे। इनफैक्ट वहां पे वो पीजन फोर्सेस को बना रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इसके अलावा तिलक साहब ने भी खूब अटेम्प्ट किया टू प्रमोट मिलिटेंसी, एक ग्रुप बनाने की, एक यूनिटी बनाने की इन टर्म्स ऑफ दिस काइंड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज, जिसमें उन्होंने शिवाजी या गणपति फेस्टिवल जैसे चीज़ों को इस्तेमाल किया ताकि लोगों को एकजुट किया जा सके। उन्होंने 2 जर्नल्स भी निकाली, केसरी और महाराठा। इसके अलावा 1897 में चापेकर ब्रदर्स दे किल्ड रैंड। ये रैंड कौन थे? ये प्लेग कमिश्नर थे, इनको मार दिया पुणे में, ठीक है। तो ये एक मेजर चीज़ हो गई थी, एक मेजर घटना हो गई थी। 1899 में मित्र मेला बनाया गया, एक सीक्रेट सोसाइटी थी ऑर्गेनाइज बाय सावरकर एंड हिज ब्रदर। मित्र मेला लेटर ऑन मर्ज हो जाती है अभिनव भारत के साथ, और ये एक और मेजर ग्रुप बन जाती है। 1904 की बात कर रहा हूँ। 1909 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक जैक्सन, इनको मार दिया जाता है। जबकि हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, अजीत सिंह जो भगत सिंह के चाचा भी थे, हैदर राजा, ठीक है, लाल चंद फलक, सूफी अंबर प्रसाद, ये सब के सब पंजाब में काफ़ी एक्टिव थे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात, 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा एक गुजराती थे, ये विदेश चले गए थे, ये इंग्लैंड चले गए थे लंदन में, और वहाँ जाकर के इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई। कंफ्यूज मत करेगा, होम रूल अलग है, इंडियन होम रूल सोसाइटी कृष्ण वर्मा ने बनाई, ठीक है। और इन्होंने इंडियन हाउस भी बनाया। यहाँ से इंडिया से जितने भी भाई बंधु या कहीं और से जितने भी इंडियन भाई बंधु लंदन जाते थे तो उनको खाने का, उनके रहने का सब अरेंजमेंट जो है वो श्याम जी कृष्ण वर्मा करते थे। उनकी एक जर्नल भी थी जिनका नाम था द सोशियोलॉजिस्ट। ये सब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा फोकस करें कि हमारा जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था वो इट वाज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया ओनली, इंडिया के बाहर भी अलग अलग एरियाज में भी, अलग अलग देशों में भी ये फैल गया था। थोड़ा और जानते हैं कि 1909 में मदन लाल ढींगरा मर्डर्ड कजन विली, ये एक मेजर इंसिडेंट रहा है वायलेंस दिखाने का, टेरर पैदा करने का। इसके अलावा मैडम भिकाजी कामा जो है वो पेरिस से ऑपरेट करती थी, जिनेवा से ऑपरेट करती थी। उन्होंने एक जर्नल भी निकाला था जिसका नाम था वंदे मातरम। अजीत सिंह भी बहुत एक्टिव थे उस तरफ। बर्लिन कमेटी भी बनाई गई थी, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय या वीरेंद्र नाथ चैटर्जी के द्वारा फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। बहुत सारे मिशन भेजे गए टू बगदाद, टू पर्शिया, टर्की, काबुल, इवन नॉर्थ अमेरिका में भी गदर मूवमेंट चालू होने वाला था। गदर मूवमेंट क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। गदर मूवमेंट चालू होने वाला था, हेडेड बाय लाला हरदयाल, भगवान सिंह, करतार सिंह सराभा, बरकतुल्लाह खान, भाई परमानंद, रामचंद्र, बहुत सारे लोग। अब ये गदर मूवमेंट में एग्जैक्टली क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। गदर मूवमेंट जो है ये दोस्तों गदर एक जर्नल की तरह आया, जिसके सामने इसका मकसद ये था एक्चुअली में कि मान लीजिए ये लंदन है और इसकी कॉलोनी एक यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका में, एक कॉलोनी यहाँ पे है साउथ अमेरिका में, एक कॉलोनी है यहाँ पे अफ्रीका में, एक कॉलोनी है यहाँ इंडिया में,
कॉलोनी 4, एक कॉलोनी मान लीजिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया में है, कॉलोनी 5, ये अलग अलग जगह पे इसकी कॉलोनीज हैं और सब जगह से ये लंदन जो है ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गदर प्रोग्राम, गदर प्लान, गदर मूवमेंट जो था वो ये था कि एक साथ एक ही दिन पे एक साथ हर कॉलोनीज पे उनके जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो एक साथ अटैक करेंगे। इससे क्या होगा कि कोई अगर एक पहले कर दे तो इंग्लैंड जो है उसको पूरी कॉन्सेंट्रेट करके उसको रिप्रेस कर सकती है, लेकिन अगर हर जगह पे होगा तो उसकी जो फोर्स है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, उसको हर जगह पे अपना आदमी भेजने पड़ेंगे और वो उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बात होगी। तो एक साथ अटैक करेंगे, असैसिन करेंगे उनके ऑफिशियल्स को, पब्लिश करेंगे अपने रेवोल्यूशनरी लिटरेचर को अलग अलग भाषाओं में, और ये उनका मेन प्लान था। सो वर्क अमंग इंडियन ट्रूप्स अब्रॉड, इंडियन ट्रूप्स जो अब्रॉड में है उसके अलावा उनको ट्रेन करना, उनको प्रैक्टिस करवाना, उनको ये दिमाग में फीड करना कि जब भी जरूरत पड़े एक साथ अटैक करना है, उनके लिए फंड रेज करना, ये सब काम जो है गदर प्रोग्राम के अंदर हो रहा था। इसके अलावा जो चीज चाहते थे वो है टू ब्रिंग अबाउट अ साइमल्टेनियस, द वर्ड इज साइमल्टेनियस, टू ब्रिंग अबाउट अ साइमल्टेनियस रिवोल्ट इन ऑल द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन, अटेम्प्टिंग टू ब्रिंग एन आर्म्ड रिवोल्ट इन इंडिया ऑन February 1915। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये और 15 के लिए क्यों वेट कर रहे थे, क्योंकि इनके दिमाग में ये था 21 फरवरी का इनका डेट था। सब लोगों ने ये डिसाइड किया था कि 21 फरवरी 1915 में हर जगह पर अटैक एक साथ करेंगे। लेकिन उद्देश्य, ये डेट कैसे चुना गया, इसलिए चुना गया क्योंकि इन्हें लग रहा था कि जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला ही था, सब लोग को वो एंटिसिपेशन में था, तो सब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड जो है वो काफी बिजी हो जाएगा। तो जब इंग्लैंड बिजी हो जाएगा वर्ल्ड वॉर 1 में, उस समय और उसके लिए दिक्कत होगी कि अपने सारे कॉलोनीज में एक साथ होने वाले रेवोल्यूशनरी मिलिटेंट मूवमेंट को एक साथ कैसे रोका जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्लान जो है वो फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ द कोमागाटा मारो इंसिडेंट। अब ये कोमागाटा मारो इंसिडेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि गदर मूवमेंट फेल कर जाता है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस 2 चीजें करेंगे इस पुराने सीरीज से। एक, नंबर 1 ये कोमागाटा मारो इंसिडेंट क्या है, और नंबर 2 जर्मन प्लॉट क्या है। जर्मन प्लॉट क्या है। तो अभी तक अगर आप लोगों को ये समरी की क्लासेस जो हैं ये किसी भी तरीके से मदद कर रही हैं आपके प्रिपरेशन में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।